It's well said that without questions, there's no learning. Hello, everyone. My name is Medhavi, and I'm back again with the question answer segment of the chapter 2, which we have discussed in the previous video. So let's get started. Our question number 1 is: the policies pursued by the government may serve various objectives. Which of the following is not one of the principal objective of the macroeconomic policy? We have to decide in this question that which of the in the given options, which one is not the principal objective. So option A is economic growth, option B is price stability, option C is balance of payment surplus, and option D is full employment. So in the previous video we have a wide discussion about all these options that is given. हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रिंसिपल है, ऑब्जेक्टिव है. हमने ये भी देखा था कि प्राइस ऑब्जेक्टिव है. हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम देखा था, एक वाइड ऑब्जेक्टिव. बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस तो नहीं देखा था ना. सो ऑड वन आउट इज ऑप्शन नंबर सी. सो इट्स द आंसर. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Statement number 1: monetary policy seeks to regulate the economy by influencing such variables as the levels of interest rate and the conditions for the availability of credit. Monetary policy seeks करती है, रेगुलेट करने में मदद करती है, हमारे इंटरेस्ट रेट और कंडीशंस की अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को देखने में मदद करती है. सही है या गलत है, आप बताइए. हमने ये डिस्कस किया था कि मॉनेटरी पॉलिसीज कौन बताता है? सेंट्रल बैंक, अपेक्स बैंक, विच इज इन इंडिया इज आरबीआई. सो मॉनेटरी पॉलिसीज हमें ये बताने में मदद करती है, जब भी जरूरत पड़ती है. तब हमने ये भी देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसीज इंटरेस्ट रेट को काटने में मदद करती है, हाँ, क्रेडिट के सप्लाई, मनी के सप्लाई को रेगुलेट करने में मदद करती है. सो ऑप्शन 1 इज ट्रू. स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू. Statement number 2 is fiscal policy seeks to influence the economy of the managing the amount of the government spends and the amount it collects through taxation. हमने ये देखा था कि जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं, फिस्कल पॉलिसीज वो क्या बताने में मदद करती है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है, गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, टैक्सेशन के हिसाब से गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है. ये सारी चीजें डील होती हैं फिस्कल पॉलिसी से. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? जरूर ही सही है. सो आंसर इज ए ऑप्शन, दैट द बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 3: which of the following statement is correct? We have to decide that which of the following statement among the given options is correct. Option number A: a surplus budget occurs when the total expenditure is less than the total taxation income. सरप्लस बजट हमने पढ़ा था कि सरप्लस बजट क्या होता है कि जब हमारी इनकम ज्यादा हो एक्सपेंडिचर से. लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है ना, हमारी टोटल इनकम से. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है. सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स, सॉरी मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट गलत पढ़ दिया है. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अ सरप्लस बजट अकर्स व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन द टोटल टैक्सेशन इनकम, और मैंने गलती से पढ़ दिया था कि एक्सपेंडिचर मोर है. हम वापस से इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं. सरप्लस बजट क्या होता है कि जब हमारी एक्सपेंडिचर कम हो हमारी टोटल इनकम से. यस, इट्स द स्टेटमेंट इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. हमने ये भी डिस्कस किया था कि सरप्लस क्या होता है कि हमारे एक्सपेंडिचर कम हो और हमारी इनकम सबसे ज्यादा हो. Option number B: indirect taxes include income tax, corporation tax and inherent tax. नहीं, ये सारे डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड वैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी. नहीं, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो ये गलत है. Cost put inflation might occur when excess aggregate monetary demand enables the companies to raise the prices and expand the profit margin. कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हमारी कॉस्ट की वजह से हमारे जो प्रॉफिट है वो कम हो रहे हैं, ना कि हमारी डिमांड की वजह से हमारे प्रॉफिट एक्सपैंड हो रहे हैं. तो ये जो कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, ये कॉस्ट पुट की ना होके ये डिमांड पुट डेफिनेशन की, डिमांड पुश इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है.
ठीक है, तो ये हुई डिमांड पुश इन्फ्लेशन, की डिमांड की वजह से हमारी प्राइसेस बढ़ रही हैं और हमारे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? सरप्लस बजट अकर्स व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन द टोटल टैक्सेशन इनकम। Question number 4. Which of the following is not commonly cited factors which can influence the level of exchange rate? ऐसे कौन से फैक्टर्स नहीं है जो हमारी एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस नहीं करते? कंपैरेटिव इन्फ्लेशन रेट, कंपैरेटिव इंटरेस्ट रेट, स्पेकुलेशन एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। हमारी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को इन्फ्लुएंस करती है। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि एक्सचेंज रेट जो हम निकालते हैं ना, उनके निकालने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स यूज होते हैं। उनमें से एक फैक्टर्स इंटरेस्ट होता है। दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट को और इन्फ्लेशन रेट को मद्देनजर रखते हुए वो एक कोटेशन हम कोट करते हैं, जो कि हमने बहुत बार कोट की है, $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज। तो इस कोटेशन में इन्फ्लेशन इफेक्ट भी आता है दोनों कंट्रीज का और इंटरेस्ट इफेक्ट भी आता है। तो फर्स्ट टू तो नहीं होगा ऑप्शन। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन क्या होता है? जब हम एक करेंसी को अपने पास रख देते हैं, जैसे मान लीजिए डॉलर अभी पड़ रहा हो हमें 70 रुपए का, फ्यूचर में हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो डॉलर 90 रुपए का हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? जो जनरली स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो डॉलर्स को अभी परचेज कर लेंगे ताकि वो फ्यूचर में सेल करके ये स्मॉल प्रॉफिट कमा पाए। तो स्पेकुलेशन से भी इन्फ्लुएंस होती है हमारी एक्सचेंज रेट। हाँ, होती है। ठीक है, जिस चीज से नहीं होती हमारी इन्फ्लुएंस फॉरेन एक्सचेंज रेट इज गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग तो ये बताती है कि हमारे पास अभी कितना डेफिसिट पड़ा है और हमें कितना बोरो करना पड़ेगा। बोरो करना है तो करना है, इससे ये नहीं फायदा पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट अभी क्या चल रही है और फ्यूचर में क्या चल रही होगी, इससे इसका कोई 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 ताल्लुक नहीं है। तो इसका आंसर है गवर्नमेंट बोरोइंग, which is the situation where the firm has a sufficient share of the market to enable it to restrict the output and raise prices. हमने ये पढ़ा था कि जब मोनोपोली होती है तो एक सिंगल प्रोड्यूसर होता है लेकिन बायर्स बहुत सारे होते हैं। अगर सिंगल प्रोड्यूसर होता है तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, तो वो प्राइस अपनी रेज कर सकता है, और जैसे ही प्राइस रेज होएगी वो अपने हिसाब से आउटपुट को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकता है ना, तो इसका आंसर क्या हुआ? मोनोपोली। डिओपोली, ओलिगोपोली और टोटोपोली क्यों नहीं है? इसका रीजन आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है? सिंगल प्रोड्यूसर होता है, तभी इसका नाम है मोनोपोली। ओके, ओलिगोपोली में क्या होता है? कार्टल्स बनते हैं, कम से कम 2 या उससे ज्यादा की कंपनीज के ग्रुप होते हैं जो एक साथ बैठ के डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या होगी क्या नहीं होगी। तो एक सिंगल कंपनी तो है ना डिसाइड नहीं कर पाएगी ना कि रेज नहीं कर पाएगी ना प्राइसेस, तो ये ऑप्शन गलत है। डिओपोली में 2 कंपनीज होती हैं साथ में और वो डिसाइड करती हैं कि है ना प्राइसेस क्या होंगी। तो एक सिंगल बायर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, एक सिंगल फर्म नहीं डिसाइड करती। सो द करेक्ट आंसर इज मोनोपोली। मूविंग फर्दर, our 7th question is the government has opted a contractionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy हमने डिस्कस किया था, जब मनी का सप्लाई हमारी इकोनॉमी में हमें कम करना हो तो वो होता है contractionary fiscal policy. How would this typically affect the business? Higher interest rate and higher inflation. अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी तो हमारे मनी का फ्लो, हमारी पॉलिसी में हमारे मनी का फ्लो, सप्लाई जरूर कम होगा, लेकिन इन्फ्लेशन अगर हाई होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंट्रैक्शनरी पॉलिसी नहीं हो पाएगी। लोअर टैक्सेस एंड हायर गवर्नमेंट सब्सिडीज अगर ज्यादा से ज्यादा देंगी तो उससे क्या हो रहा है कि मनी का सप्लाई बढ़ता जा रहा है। कॉन्ट्रैक्शनरी की जगह हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेनेशनरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। हायर टैक्सेस एंड लोअर गवर्नमेंट सब्सिडीज,
अगर हम टैक्स को हायर कर दें और गवर्नमेंट की सब्सिडीज को लोअर कर देंगे तो इससे हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो हो पाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट वी आर decreasing the supply of the money in the economy, and which could be achieved by the option number C. We'll further discuss our option number D, lower inflation and lower interest rate. The inflation and interest rate is concerned by the monetary policies, not the fiscal policy. The option D is incorrect. So the correct answer is option number C. Question number 8. A government follows an explanationary policy, which we have discussed while discussing the contractionary policy. In the explanatory policy, what is the real motto behind is that we have to expand the money supply in the economy. How would this typically affect the business? We have to decide that how the explanatory policy would affect our business. So option number A, higher demand for customers, lower interest rate on loans, and increase availability for credit. If we increase the demand for the customers, if we increase our demand for the customers and if we decrease our interest rate and increase the availability of credit. Question number 8. A government follows an explanatory policy. Explanatory policy which we have already discussed in our question while discussing question number 7. Explanatory policy stands where we expand the money supply in the economy. How would this will affect our business? We have to decide whether how our explanatory policy will affect our business. So higher demand for customers, lower interest rate on loans, and increase the availability of credit. अगर एक्सप्लेनेशनरी पॉलिसीज आई हमारे यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में तो उससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, पैसे का सप्लाई अगर ज़्यादा से ज़्यादा हुआ इकोनॉमी में तो उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है. जो प्रोडक्ट हम पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब हम वो अफोर्ड कर पाएंगे तो कस्टमर्स क्या करेगा, डिमांड करेगा उस प्रोडक्ट की. तो हायर डिमांड फॉर कस्टमर्स व्हिच इज करेक्ट. लोअर इंटरेस्ट रेट होगा. अब मनी का फ्लो बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट तो कम करनी ही पड़ेगी ना ताकि वो सब लोग अफोर्ड कर पाए. तो लोअर इंटरेस्ट रेट होगा, हाँ होगा. ऑन लोन्स एंड इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्रेडिट हमें आसानी से अवेलेबल होगा. तो एक्सप्लेनेशनरी पॉलिसीज इन सारी चीजों को पूरा करती है. हाँ, लेकिन फिर भी हम पूरा सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे. A contraction in the demand of customers which is opposite. No, explanatory policy में demand बढ़ती है. Higher interest rate and less availability of credit. B option A option का opposite है, तो B option गलत है. Lower taxes, higher demand for customers, but less government subsidies and available contracts. गवर्नमेंट की सब्सिडीज लेस नहीं होती एक्सप्लेनेटरी पॉलिसीज में, उल्टा हाई होती है. तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है. लोअर इंटरेस्ट रेट, लोअर रेट्स एंड हायर रेट टैक्सेस. नहीं, इंटरेस्ट रेट लो होगा, लो रेट्स होगा और लो टैक्सेस भी होगा, तभी वो एक्सप्लेनेटरी पॉलिसीज बन पाएगी. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, हायर डिमांड फॉर कस्टमर्स, lower interest rate on loans, and increase the availability of credit. Moving further on the question number 9, which of the following statement is incorrect? We have to decide that which of the following statement is incorrect. Option number A, money markets are the market for the long term capital. No, money market are the market for the short term capital. हम इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या बहुत अच्छी चीज हम जो नोटिस कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ से, वो हमने देखा है कि आरबीआई क्वार्टरली अपनी स्टेटमेंट्स या अपनी पॉलिसीज बताती रहती है. स्टेटमेंट तो नहीं, पॉलिसीज बताती रहती है, और इसमें ये बताती है कि इंटरेस्ट रेट जो पहले कुछ और हुआ करती थी वो अब चेंज हो चुकी है. तो इससे ही पता चल रहा है कि मनी मार्केट जो होते हैं ना वो मार्केट्स हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल के, लॉन्ग टर्म कैपिटल के नहीं होते. तो ऑप्शन ए ही इनकरेक्ट है. फिर भी हम सारे ऑप्शंस एक बार डिस्कस करेंगे. मनी मार्केट आर ऑपरेटेड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज करेक्ट. Money market instruments include interest-bearing securities, discount instruments, and derivatives. These are all the part of the money market instruments. So this option is correct. Money market instruments are traded over the counters between the institutional investors. Yes, over the counter trading is done for the money market instrument. एक होता है over the counter, एक होता है ऑन दी काउंटर. ओवर दी काउंटर में क्या होता है कि हम काउंटर पे बैठ के आसपास में डिस्कस करते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स
की डीलिंग करते हैं, ठीक है, वो होता है ओवर द काउंटर, वो होता है ओवर द काउंटर, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन हुआ मनी मार्केट्स आर द मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल। Question number 10. Which of the following organization is most likely to be benefit from the high price inflation? अगर हाई प्राइस इन्फ्लेशन हुआ हमारी इकोनॉमी में तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा? हाई प्राइस इन्फ्लेशन क्या होता है कि हमारी जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट होगा ना वो इकोनॉमी में थोड़ा लॉन्गर टर्म पीरियड तक रहेगा, तो उससे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट में रहेगी? दी ऑर्गेनाइजेशन विच हैज लार्जर नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म पेबल्स, ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत मतलब ऐसे सोर्सेस हैं पैसे के जिनको अपन को फ्यूचर में पे करना है, अभी पे नहीं करना। एन एक्सपोर्टर ऑफ द गुड्स टू अ कंट्री विच विथ रिलेटिवली लो इन्फ्लेशन, अगर एक एक्सपोर्टर वहां पे गुड्स एक्सपोर्ट करेगा जहाँ की कंपनी का लो इन्फ्लेशन है, तो आप नॉर्मली बताइए अगर लो इन्फ्लेशन होगा तो आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे या एक्सपोर्ट गुड खरीदना पसंद करेंगे? क्योंकि जनरली एक्सपोर्ट गुड्स क्या होते हैं, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी लगने के बाद महंगे हो जाते हैं, तो डोमेस्टिक गुड्स ही आप खरीदना प्रेफर करेंगे ना अगर लो इन्फ्लेशन होगा तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। A supplier of the goods in a market where the consumers are highly price sensitive and substitute of the imported goods are available. If the substitute of the imported goods are available, in that case we will prefer the substitute rather than importing the goods from the outside market. So high price inflation से इससे ये कोई फायदा नहीं होगा हमारी इकोनॉमी में, ठीक है, हमारी फर्म को ये फायदा नहीं होगा। A large retailer with a high level of inventory on the display and the low rate of inventory turnover. If in this option we would have the high rate of inventory turnover, then in that case this option would be a correct option and the most beneficial option. But the retailer is having a high inventory on the display, means the retailer production, the retailer not the production, but the retailer has large stock, but the selling rate of the stock is less as compared to the what he is holding in his hand. So कौन सी ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेनिफिट होएगा? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट कि अभी हमको पे नहीं करना, हमें फ्यूचर में पे करना है, लेकिन हाई प्राइस इन्फ्लेशन से क्या होगा कि अभी तो हमारे पास इन्फ्लेशन का प्रोपोर्शन हाई है, मैंने बोला कि कुछ समय तक इसका छूट होगा, लेकिन वो जो समय होगा ना वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने तक का होगा, उससे ज्यादा हमारे इफेक्ट नहीं होगा हाई प्राइस इन्फ्लेशन का हमारी इकोनॉमी में। तो वो एक क्वार्टर के बाद वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हट जाएगा और उसके बाद हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। इकोनॉमी स्टेबल होते ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमें पे करना था वो हम आराम से पे कर पाएंगे विदाउट द इन्फ्लेशन इफेक्ट। इन्फ्लेशन इफेक्ट इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ पेबल्स। So the correct option is an organization which has a larger number of long-term payables. I hope you got the answer. I hope you got the reason behind this answer. Moving further. Question number 11. Which of the following is not the function of the financial intermediaries fulfill? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट फुलफिल नहीं कर पाती? किसके लिए? कस्टमर्स के लिए और बोरोवर्स के लिए। मैच्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मैच्योरिटी में आप ट्रांसफर कर पाएं उनकी चीजें कस्टमर्स और बोरोवर्स के लिए। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज मैच्योरिटी में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, मतलब पैसे को वो उनको दे देती हैं। अगर वो कस्टमर्स से वो ले लेती, कस्टमर्स को पैसा दे देती हैं और बोरोवर्स से वो पैसा ले लेती हैं मैच्योरिटी में, तो ये ऑप्शन फुलफिल करती है फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। फंड एग्रीगेशन, ये तो इनका बेसिक पार्ट होता है कि वो फंड को एग्रीगेट करें, तो ये फंक्शन भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स फॉलो कर देती हैं। डिविडेंड क्रिएशन, डिविडेंड क्रिएशन भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स फॉलो कर लेती हैं। एंड पूलिंग ऑफ लॉसेस, लॉसेस को पूल करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कर सकती है, लेकिन कौन सा फंक्शन नहीं है वो हमें बताना है। मेन फंक्शन तो ये है कि डिविडेंड क्रिएशन हमें नहीं करना होता। डिविडेंड जो पे करता है वो नॉर्मली
शेयर कंपनी पे करती है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का काम नहीं होता डिविडेंड पे करना, डिविडेंड को क्रिएट करना, सॉरी डिविडेंड पे नहीं, डिविडेंड को क्रिएट करना फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज का पार्ट नहीं होता, वो होता है कंपनी का पार्ट। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इट्स नॉट द फंक्शन ऑफ financial intermediaries. Sorry, this is the correct option and it's not the function of financial intermediaries. Which of the following are money market instrument? हमें डिफाइन करना है कि कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए इशू किए जाते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ये शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए ही इशू किया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जनरली इसका सालाना 1 साल के लिए मिनिमम हम इसको इशू करते हैं, जो कि फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। कमर्शियल पेपर नॉर्मली 3 मंथ्स के लिए इशू हो जाता है और ट्रेजरी बिल्स का भी टेन्योर यही रहता है। तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज लीविंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड, which is the correct option is 1, 3 and 4, which is the option number C. Moving further, question number 13. Which of the following statement about obtaining a stock market listing is not correct? ऐसे कौन से स्टेटमेंट है जो कि हम अगर स्टॉक मार्केट के लिस्टिंग में यूज करते हैं तो वो उसके लिए इनकरेक्ट है। कंप्लायंस कॉस्ट आर लाइकली टू इंक्रीज बट द बेटर पब्लिक प्रोफाइल एंड एक्सेस टू द फंड्स बेनिफिट द बिजनेस। अगर हम स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करते हैं तो जो हमारी कंप्लायंस कॉस्ट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। वो इंक्रीज इस तरीके से होती है जो कि हमें सेबी के रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। कंपनीज एक्ट के तो रेगुलेशंस हम फॉलो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें सेबी के रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ जाते हैं इसी के बीच में। तो हाँ, हमारी कंप्लायंस कॉस्ट इंक्रीज हो रही है पर हमारी पब्लिक प्रोफाइल बेटर हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हमारे शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे तो हमारी पब्लिक प्रोफाइल, जो कि पहले हम अनलिस्टेड कंपनी थे अब हम लिस्टेड कंपनी में हो जाएंगे, तो हमको शेयर होल्डर्स जान पाएंगे अच्छी तरीके से, तो हमारी पब्लिक प्रोफाइल बेटर हो पाएगी। Yes, access to fund benefit the business. अगर शेयर मार्केट से हम शेयर मार्केट में हमें शेयर लिस्ट करने के लिए पहले आईपीओ लाना पड़ता है, आईपीओ से हमें पैसा मिलता है, तो हमारे पास क्या आते हैं, फंड्स आ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। All else being value of the business is likely to be affected. All else being equal, the value of the business is likely to be unaffected. Option number C, it allows the owners to realize their investment, which is correct. अगर owners के shares क्या होते हैं, investment, तो अगर वो हम लिस्ट हो जाएंगे तो वो रियलाइज आराम से कर पाएंगे, आराम से जब भी उनको मन चाहे वो बेच जाएंगे। इट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स फॉर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को जब भी पैसा लगेगा ना कि अब उनके है ना शेयर्स का दाम जो उन्होंने कभी कुछ और अमाउंट में खरीदा था, लेट्स से 80 रुपीज का खरीदा था, अब वो आज के मुताबिक वो हो गया 160 रुपीज का, तो शेयर होल्डर्स को लगेगा तो वो शेयर्स जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो सेल कर देंगे, तो लिक्विडिटी आराम से क्रिएट हो जाती है। दिस एंड दिस इज करेक्ट। इनकरेक्ट इज दिस, ऑल एल्स बीइंग इक्वल द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लाइकली टू बी अनअफेक्टेड। द वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज लाइकली टू बी अफेक्टेड नॉट अनअफेक्टेड, ठीक है। अब अफेक्ट कैसे होगी आप ये सोच रहे होंगे, शेयर्स को आपने रेज किया तो आपके क्या होगा, जो दूसरी जो वैल्यू होगी बिजनेस की वो होती है, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि बिजनेस की वैल्यू हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। तो अगर हम शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द बिजनेस इंक्रीज होगी ना, तो अनअफेक्टेड थोड़ी अफेक्टेड होगा ये। Question number 14. AB PLC dot a company listed in UK and Australia decides to issue the unsecured dollars bonds in Australia, which are हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन से बॉन्ड्स होंगे। क्वेश्चन वापस से पढ़ रही हूँ। ABC PLC, a company listed in UK and Australia, decides to issue the unsecured dollar bond in Australia. यूके की कंपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बॉन्ड इशू करना चाहती है, डॉलर बॉन्ड। तो उन डॉलर बॉन्ड को क्या बोले जाएगा, जंग बॉन्ड। जंग बॉन्ड क्या होते हैं, एक हाईली
सिक्योरिटाइज बॉन्ड होते हैं, जो कि हम तब यूज करते हैं जब हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और हम उसको पे कर पाएंगे आराम से, तब वो यूज होते हैं जंक बॉन्ड। तो अनसिक्योर्ड नहीं होते, जंक बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन में हमें मांगा है कि अनसिक्योर्ड डॉलर बॉन्ड हम इशू कर रहे हैं, हमें पता है कि जंक बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। कमर्शियल पेपर आर हाईली सिक्योरिटाइज्ड पेपर। इससे क्या होता है, जो हम पैसा रेज करते हैं ना, वो हमें मेच्योरिटी में रिटर्न करना पड़ता है, तो ये एक सिक्योरिटाइज बॉन्ड है। यूरो बॉन्ड, इसका आंसर यूरो बॉन्ड है। यूरो बॉन्ड इसलिए है इसका आंसर क्योंकि जब हम यूरो बॉन्ड इशू करते हैं, यूरो बॉन्ड जनरली इशू करते हैं हम दूसरी कंट्रीज में, और यूरो बॉन्ड इशू करने के लिए यूरो बॉन्ड जरूरी नहीं है कि सिक्योर्ड ही बॉन्ड हो, अनसिक्योर्ड बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर यूरो बॉन्ड है। इंटरकॉन्टिनेंटल बिल्स वो बिल्स होते हैं कि जो हम इशू करते हैं दो कंट्रीज, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में। यहाँ पर हमें साफ साफ दे रखा है कि हमें बॉन्ड्स इशू करने हैं, ना कि बिल्स, तो इसका सही आंसर है यूरो बॉन्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, रैंक द फॉलोइंग from the highest risk to the lower risk from the investor's perspective. Preference shares, treasury bills, corporate bond, ordinary shares. हमें पता है कि शेयर्स में रिटर्न तो ज्यादा होता है लेकिन रिस्क उससे भी ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा जो रिस्की होते हैं वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं। इसका एक बेसिक सा एग्जांपल है कि लिक्विडेशन के वक्त में जो ऑर्डिनरी शेयर्स को जो भी मिलता है वो मिलता है सबको पेमेंट करने के बाद, तो सबसे ज्यादा रिस्की क्या हुआ, ऑर्डिनरी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को उनसे पहले मिल जाता है ऑर्डिनरी शेयर से, तो ये हुआ नंबर सेकंड, नंबर सेकंड। तो उसके बाद होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जनरली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, इसको एक साल के लिए मिनिमम एक साल के लिए हमको इशू करते हैं। और ट्रेजरी बिल्स होता है, वो होता है शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए, तो सबसे ज्यादा रिस्क तो ट्रेजरी बिल्स, सबसे कम रिस्क तो ट्रेजरी बिल्स में हुआ ना, तो इसका काउंटिंग होगी 1 2 3 and 4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर डी 4 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्ट रेट इन Ethiopia have recently been reduced. Which of the following is most likely to result from a cut in interest rate? इंटरेस्ट रेट अभी अभी कट हुई है, तो इससे हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर कट होती है तो हमारे पास मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है ना। तो क्या होगा, इंक्रीज इन सेविंग्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट हुई है तो सेव तो नहीं करेंगे हम, कंज्यूम ही करेंगे। इंक्रीज इन स्पेंडिंग, करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन बोरोइंग, नहीं, डिक्रीज तो नहीं होगी, इंटरेस्ट रेट अभी कम हुई है तो बोरोइंग भी डिक्रीज हो ही जाएगी। हाँ, डिक्रीज इन कंजम्पशन तो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी, सबसे ज्यादा मोस्ट लाइकली, इन दोनों का आंसर सही है, लेकिन हमें बताना है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी स्पेंडिंग पे ही होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन स्पेंडिंग। बोरोइंग से इफेक्ट तो होगा लेकिन बोरोइंग का इतना इफेक्ट नहीं होता अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड ऑफ इन द इकोनॉमी? डिमांड किससे बढ़ेगी, इंक्रीज सेविंग से? नहीं, डिमांड सेविंग से नहीं बढ़ती, कभी भी उल्टा कम होती है। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में अगर हम स्पेंड करना चाहेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज टैक्सेशन, और यह है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अगर हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ के नहीं कम हो जाएगी, और अगर हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, किसी भी चीज के इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी नहीं कम ही होगी। इसका करेक्ट आंसर है इंक्रीज। Moving further on the question number 17, which of the following is most likely to increase the aggregate demand of the in the economy? We have to decide कि कौन सी चीज से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज सेविंग,
सेविंग्स अगर सबसे ज्यादा होंगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड कम होगी, क्योंकि मनी का सप्लाई इकोनॉमी में कम होता जा रहा है ना, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स, अगर स्पेंड करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने में तो मनी का सप्लाई कहीं ना कहीं कम ही होता जाएगा और हमारी इकोनॉमी की डिमांड तो नहीं बढ़ेगी ना। क्वेश्चन है इकोनॉमी की डिमांड, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की डिमांड तो उससे एग्रीगेट डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इंपोर्ट पे पैसा खर्चा कर रहे हैं। सी है इंक्रीज इन टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन बढ़ा तो हमारी इकोनॉमी की डिमांड तो नहीं बढ़ेगी, उल्टा पैसा मनी का सप्लाई कम होता जा रहा है टैक्सेशन को इंक्रीज करने में, तो उससे हमारी डिमांड कर्व होगी ना कि इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें इन्वेस्ट करें, हम नई नई बिल्डिंग्स खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हमने बिल्डिंग खरीदी या बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, तो अगर हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कराएंगे तो उसके लिए हमारे को लेबर फोर्स चाहिए होगा, हमें सीमेंट चाहिए होगा, हमें ब्रिक्स चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, हमें सैंड डस्ट चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होगा, हमारी डिमांड कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारी डिमांड बढ़ी ना बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following would be likely to occur in the money supply in the economy? मनी सप्लाई से, मनी के सप्लाई से ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी इकोनॉमी में होगी? अ राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, a rise in the interest rate, a rise in the exchange rate, a fall in the level of investment. The right answer is the right rate. अगर रेट ऑफ मनी का सप्लाई से सीधा सीधा संपर्क है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का, तो करेक्ट आंसर है अ राइज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मनी के सप्लाई से इंटरेस्ट रेट का कोई ताल्लुक तो है लेकिन इतना लेना देना नहीं होता। ठीक है, हमें पूछा गया है कौन सी चीज ज्यादा इफेक्ट होगी, तो मनी के सप्लाई से सीधा रिलेशन इन्फ्लेशन का आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is an aspect of fiscal policy measures by the government? फिजिकल पॉलिसी से क्या मतलब, हमने क्या समझा था कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट कितना टैक्स कलेक्ट करेगी और कितनी बोरोइंग करेगी। तो हम ऑप्शंस पढ़ना चालू करते हैं। टू रेज द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट इन द मनी मार्केट, it's a monetary policy measure, not a fiscal policy measure. To support the exchange rate for country's currency, no, it's not a fiscal policy measure. To control the growth in the money supply, to alter the rates of taxes. So fiscal policy is basically concerned with the taxation and expenditure, so the correct answer is to alter the rates of taxes. Question number 20, the government of Beachland is operating an explanatory fiscal policy. Which of the following is most likely to include? Explanatory policy में हम क्या करते हैं, मनी का सप्लाई बढ़ाते हैं। A fall in the interest rate, a fall in the interest rate, explanatory policy देखना पड़ेगा। Increase in the corporate taxation, an increase in the government spending, an increase in the money supply। हमें पूछा गया है most likely चीज जिससे हमारे मनी का सप्लाई एक्सपांड होगा, तो इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ही हमारे मनी का सप्लाई ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा ना इकोनॉमी में। सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है ना कि फिजिकल पॉलिसी का। मनी सप्लाई भी इसलिए नहीं लिया था हमने। इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्सेशन से हमारे जो मनी का सप्लाई है वो एक्सपैंड ना होके कर्व हो जाएगा, तो इसलिए correct answer is increase in government spending. Question number 21, the following statements relate to the fiscal policies and the demand management. हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है या दोनों ही ट्रू है। If a government spend more by borrowing more, it will raise the demand in the economy. अगर गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बोरो करेगी और उस बोरोड मनी को स्पेंड करने में मदद करेगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। मनी का सप्लाई अगर इकोनॉमी में जैसे ही बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। हमने ये कैसे देखा था, जैसे मान लीजिए कि मनी का सप्लाई बढ़ा तो जो प्रोडक्ट हम अभी खरीद नहीं पा रहे हैं वो हम फ्यूचर में खरीद पाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाएगा ना। तो गवर्नमेंट अगर स्पेंड ज्यादा करेगी बोरो करने के बाद तो हमारी इकोनॉमी का बढ़ेगा। गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है
वो हमारे हित के लिए ही कर रही है। कहीं ना कहीं पुअर्स को देगी वो पैसा, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कहीं ना कहीं वो ग्रांट्स देगी उन पैसों से ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, इफ डिमांड इन द इकोनॉमी इज हाई देन द गवर्नमेंट बोरोइंग विल फॉल। अगर डिमांड इकोनॉमी की हाई हो जाएगी, एक हद तक डिमांड हुए तो वो फिर भी मीट आउट हो जाएगी। अब लेकिन कंज्यूमर्स की डिमांड का कोई अंत नहीं है, जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत नहीं होता, कंज्यूमर्स की भी डिमांड का कोई अंत नहीं होता। अगर डिमांड इकोनॉमी की हाई हो जाएगी तो गवर्नमेंट की बोरोइंग, जो गवर्नमेंट अभी बोरो कर रही थी, वो फॉल हो जाएगी नेचुरली। ये कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। डिमांड बढ़ गई इकोनॉमी की, ठीक है। अब डिमांड बढ़ गई तो मतलब लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास पैसा आ गया तो लोग अपनी डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर पा रहे हैं, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम हो पाएगा ना इससे। तो गवर्नमेंट को पैसा जितना बोरो करना चाहिए था वो गवर्नमेंट कर चुकी है, लेकिन अब गवर्नमेंट थोड़ी बोरो करेगी, क्योंकि इकोनॉमी में तो पहले ही पैसे का सर्कुलेशन आ चुका है, तो इससे गवर्नमेंट की बोरोइंग कम हो जाएगी। सो both the statement is true. If a US dollar weakens against the pound sterling की से अगर हम कंपेयर करें यूएस डॉलर को, तो यूएस डॉलर कम हो गया है, वीक हो गया है। इसका मतलब और उससे हमारे क्या होगा, विल द यूके एक्सपोर्टर एंड द इम्पोर्टर सफर और बेनिफिट। हमें बताना है कि यूके का इम्पोर्टर सफर करेगा या एक्सपोर्टर सफर करेगा। तो यूके की जो यूके की करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है, और जो यूएस की करेंसी है वो डॉलर है। अब हमें पता चला कि डॉलर वीक हो गया है। डॉलर वीक हो गया का मतलब, जैसे मान लीजिए $1 4 पाउंड स्टर्लिंग के एक्सचेंज में हम पहले खरीदते थे, लेकिन अब $1 2 पाउंड स्टर्लिंग के एक्सचेंज में हमें मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे पता चल रहा है कि हमारा डॉलर वीक हो गया है। अगर हमारा डॉलर वीक हो गया है तो उससे क्या होगा, किसको नुकसान होगा, उससे नुकसान होगा एक्सपोर्टर को। जो यूके के एक्सपोर्टर बाहर यूएस में माल सप्लाई कर रहे हैं, उसको पहले मिलने वाले थे $4 पाउंड स्टर्लिंग, लेकिन अब मिल रहे हैं 2 पाउंड स्टर्लिंग इन कंपैरिजन टू द 4 विच जो उसको पहले मिलने वाले थे। तो सफर कौन करेगा, यूके का एक्सपोर्टर, वेराज इम्पोर्टर गेन में होगा, क्योंकि उसको पहले 4 पाउंड स्टर्लिंग देनी पड़ रही थी, लेकिन अब उसी माल के लिए उसको 2 पाउंड स्टर्लिंग देनी पड़ रही है। सो द इन लॉस वुड बी द यूके एक्सपोर्टर टू यूएस। Question number 23. The government macroeconomic objectives typically includes 3 things. तो हमें बतानी है तीन कौन सी चीजें हैं। याद रखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो हमें देखना है कि कौन से 3 ऑब्जेक्टिव हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। लो इन्फ्लेशन, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम इन्फ्लेशन को कम से कम रख पाए अपनी इकोनॉमी में। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो था, वो जो नहीं था वो है गारंटीड मिनिमम इनकम फॉर ऑल। ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक का ऑब्जेक्टिव ना होके सोशल एक्टिविटी से कंसर्न है, ठीक है। Further moving on to question number 4. Which 3 of the following are among the main goals of the macroeconomic policy? हमें बताना है कि कौन सा ज्यादा मेन गोल है मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसी का। याद रखिएगा, मैक्रोइकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से ही इसका आंसर डिराइव कर पाएंगे। Encouraging economic growth, yes. Low and stable inflation, yes. Achievement of the balance between import and export, it's a balance of payment equilibrium. Encouraging the equitable distribution of income, ये पहले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1, 2 and 3 इससे मिलते जुलते हैं। बाकी 4th हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव हमारा, ठीक है। Moving further, question number 25. If a government has macroeconomic policy objective of spending the overall levels of economic activity, which of the following measure would not be consistent with such objective? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेंडिंग दी ओवरऑल लेवल, ठीक है, स्पेंडिंग करना। इंक्रीजिंग द पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोअरिंग द इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग द एक्सचेंज रेट एंड डिक्रीजिंग द टैक्सेशन।
जो हमारी फिस्कल पॉलिसी को अफेक्ट नहीं करता उनमें से ऑड वन आउट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट हमारी फिस्कल पॉलिसी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। सो द आंसर इज इंक्रीजिंग द एक्सचेंज रेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें स्पेंडिंग बढ़ानी है तो हमें क्या करेंगे, हम पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, हमें इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। इंटरेस्ट रेट कम करने से पैसे का सप्लाई हम कर पाएंगे और हम अपनी सफिशिएंट नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, सेटिस्फैक्शन नीड्स को हम फुलफिल कर पाएंगे, और डिक्रीजिंग टैक्सेशन से भी हम मनी का सप्लाई इंक्रीज करेंगे। फर्दर मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, which two of the following statement are correct? Securitization is conversion of illiquid asset into the marketable security. Securitization क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने का वो भी फुलफिल नहीं कर पाते, उनके पूलिंग होती है अमाउंट की, असेट्स की, और उन असेट्स को पूल करने के बाद एक इन्वेस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल ऑफ द इन्वेस्टर जिन्होंने पूल किया है वो मनी लगाता है। तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि इनलिक्विड असेट्स होते हैं, इनलिक्विड असेट हो गए कि जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वो असेट्स हम मतलब मिक्स करके या एक साथ इकट्ठा करके हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज में लगाते हैं, तो ये सिक्योरिटाइजेशन होता है, ठीक है। द रिवर्स, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है, क्योंकि सिक्योरिटाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि इनलिक्विड एसेट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करना। द रिवर्स यील्ड गैप refers to the equity yields being higher than the debt yields. Reverse yield gap, it's not equal to the equity yield higher than the debt yield, despite the debt yield should be higher than the equity yield. Reverse yield gap वो होता है जब debt का yield ज़्यादा होगा equity से, ना कि equity का debt से. Disintermediation arises when the borrowers deals directly with the lending individuals. इंटरमीडिएटरीज का काम होता है कि बोरोवर्स और इंडिविजुअल्स के बीच में आके उनकी डीलिंग करा पाए। डिसइंटरमीडिएशन क्या होगा कि जब इंटरमीडिएटरीज बिल्कुल हट जाएंगी बीच से और बोरोवर्स और जो लैंडिंग इंडिविजुअल्स होंगे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। Demand for inflation will occur when there is an increase in the production cost independent to the state of the demand. No, demand for inflation occurs when there is increase in the demand, जो कि हमने पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज होने से हमारी प्राइस इंक्रीज होगी और प्राइस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड थर्ड। Question number 27. Government have number of economic targets as a part of the fiscal policy. Which of the following government actions relate predominantly to fiscal policy? हमें देखना है कि fiscal policy से relation में कौन से जो statement दे रखे हैं वो कौन से हैं। Decrease interest rate in order to stimulate consumer spending. Fiscal policy is concerned with the government expenditure and taxation. Interest rate becomes the part of the monetary policy, ठीक है। Reducing the taxation while maintaining the public spending, this is correct क्योंकि taxation आ गया ना इसमें। Using the official foreign currency reserve to buy the domestic currency, no, it's not a part of fiscal policy. Borrowing money from the capital market and spending in the public work, government borrowing आ गया। So the correct answer is first and fourth. Sorry. The correct answer is second and fourth. गलती से first निकल गया। Question number 28. Which of the following are key roles played by the money market? We have to analyze कि मनी मार्केट का कौन सा रोल है। मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है। Providing short-term liquidity to companies, banks and public sector. Yes, it's a role of money market. Providing short-term finance, it's a role of money market. Allowing an organization to manage its exposure in foreign currencies risk and exchange rate risk.
फॉरेन करेंसी के रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के लिए मनी मार्केट बहुत 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 मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि क्या होता है, हमें शॉर्ट टर्म अगर बोरिंग चाहिए होगी, रिस्क अगर हमें बीट करना होगा फॉरेन करेंसी का, जैसे मान लीजिए अभी फॉरेन करेंसी $1 इजगल्स टू 80 रुपए है, लेकिन फ्यूचर में $1 इजगल टू 90 रुपए हो गई, तो हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हमारे पास अभी तो 80 रुपए ही है पे करने के लिए, 90 रुपए तो है नहीं, तो $10 की जो हमारी डिमांड होगी वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही फुलफिल हो पाएगी। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। फिर भी हम डी और ई डिस्कस करेंगे। डीलिंग इन द लॉन्ग टर्म फंड्स एंड ट्रांजैक्शन, it's not a part of a money market. Allowing the company to issue shares to raise money. No. Money market deals with the short term finance. So the correct answer is A, B and C. Question number 29. Which of the following are money market instrument? ये पहले के क्वेश्चन के जैसा ही मिलता जुलता है। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉर्पोरेट बॉन्ड हमने पहले ही पढ़ रखा था कि 1 ईयर के लिए मिनिमम यूज होता है। सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स का मिनिमम टेन्योर 3 मंथ्स होता है। कमर्शियल पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 मंथ्स होता है, और ट्रेजरी बिल्स भी 3 मंथ्स ही होता है। तो कौन कौन से हैं आंसर? इसका आंसर होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ होंगे, ठीक है, सी। Which of the following financial instrument will not be traded on the money market? Money market में कौन कौन सी चीजें ट्रेड नहीं होंगी? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 3 महीने के लिए इशू होता है, ट्रेजरी बिल्स भी इशू होता है 3 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म, तीनों ही शॉर्ट टर्म है। जो कि शॉर्ट टर्म नहीं है वो कन्वर्टेबल लोन नोट्स है, क्योंकि इनका मिनिमम टेन्योर होता है 1 साल का। सो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में ट्रेड नहीं होंगे। So moving on to question number 31. Question number 31 says, indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statement are true or false. तो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं हमें ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज हैविंग फिक्स्ड मैच्योरिटी एंड अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जो सिक्योरिटीज के आगे है ना कूपन रेट होती है। कूपन रेट वो रेट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हम कोई भी सिक्योरिटीज खरीदते हैं ना, तो उसके आगे जैसे लिखा होता है 7% डिबेंचर्स हो गया, ठीक है, तो 7% प्रेफरेंशियल्स हो गया। तो ये सिक्योरिटीज के आगे जो 7% होता है ना, वो 7% होता है कूपन रेट। तो कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज हैव अ फिक्स मैच्योरिटीज। कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज का एक स्पेशल फीचर्स होता है कि उनकी मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है, ठीक है। तो जो ये स्टेटमेंट हुआ और उनके पास स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, तो ये स्टेटमेंट जो हुआ ना वो ये ट्रू हुआ। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन अ डिस्काउंट मार्केट फंड्स आर रेज्ड बाय इशूइंग बिल्स एट अ डिस्काउंट टू देयर इवेंचुअल रिडेम्पशन और मैच्योरिटी डेट। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो डिस्काउंट मार्केट में जो फंड्स होते हैं ना, वो अपन डिस्काउंट में इशू करते हैं, और जब उनकी जो रिडेम्पशन डेट आती है ना, तब उनको अपन मेच्योरिटी पे रिडीम करते हैं। तो डिस्काउंट मार्केट में यही होता है एक्चुअल में भी। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, तो जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और मेच्योरिटी में हम उनको जब पे करते हैं ना उन बॉन्ड्स को, तो उनको हम मेच्योरिटी पे जब अमाउंट पे करते हैं ना रिडेम्पशन पे, तो उनको फुल अमाउंट का पे करते हैं। जैसे 100 रुपीज का बॉन्ड हुआ, अपन ने उसको अभी इशू किया 95 में, आफ्टर अ ईयर अगर उसको वो मेच्योर हो गया, तो हमें जो पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर को, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको 100 रुपीज देना पड़ेगा इंस्टीड ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने 95 लगाया था। तो एक फीचर होता है जीरो कूपन बॉन्ड का, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following is a difference between primary market and secondary capital market? तो डिफरेंस से पहले अपन ये तो समझे कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट क्या होता है। प्राइमरी मार्केट होता है जब भी कंपनी आईपीओ निकालती है ना, तो अगर वो आईपीओ निकालने के बाद वो क्या होता है, शेयर की लिस्टिंग होती है। तो शेयर की लिस्टिंग से पहले क्या होता है, शेयर्स बिकना चालू होता है, वो होता है प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी आईपीओ निकाल रही है, वहां से एक पूरा टेन्योर जब तक कंपनी के शेयर्स लिस्ट ना हो गए, वो प्राइमरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट के फीचर्स क्या क्या है? प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर डायरेक्ट कंपनी से शेयर्स लेता है। प्राइमरी मार्केट
में लिस्टिंग अगर जब भी करवानी होगी ना, तो कंपनी को क्राइटेरिया पूरा करना होगा कि उसके जो 90% जो शेयर्स जो इन्होंने आईपीओ निकाले, वो 90% शेयर्स इन्वेस्टर्स ने खरीद लिए, ठीक है। अगर ये नहीं हो पाता ना, तो कंपनी अंडरराइटिंग का पूरा एक प्रोसीजर अपनाती है, जिसमें अंडरराइटर्स क्या करते हैं, कंपनी के रिमेनिंग शेयर्स जो कि 90% क्राइटेरिया को जो जितना पूरा नहीं हो पाया, उतने शेयर्स अंडरराइटर्स खरीदते हैं, ठीक है। अंडरराइटर्स और कंपनी के बीच में एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट। अब शेयर लिस्ट हो गए। शेयर लिस्ट होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस पे ट्रेड होता है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है ना, वो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग होती है। आई रिपीट, जो स्टॉक मार्केट पे जो ट्रेडिंग होती है ना, वो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग होगी, तो उसमें क्या होगा, इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली आराम से, मतलब जो बायर्स मिल जाएंगे, इन्वेस्टर्स को आराम से बायर्स मिल जाएंगे, वो बिड प्राइस लगाते रहेंगे और उस हिसाब से वो खरीदते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब अपन ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्राइमरी capital market relate to the sale of new securities, while the secondary capital market are where the securities are traded after the initial offering. अभी अभी अपन ने समझा, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फिर भी अपन एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे। बोथ द प्राइमरी एंड secondary capital market relate to the securities are traded after their initial offering. In the secondary capital market, the shares are traded after the initial offering, not in the primary market. Okay. Both the primary and secondary capital market relate to the sale of new securities. No, primary market relate to the sale of new securities. Primary market are where the stock trade, and the secondary market are where loan notes trade. No, no, no. प्राइमरी मार्केट में भी ट्रेडिंग जो होती है ना, बेसिकली वो दोनों मार्केट्स में होती है। इसको भी एक आराम से समझता है अपन। जैसे प्राइमरी मार्केट में अपन को सेल करना होगा ना, तो लिस्ट होने से पहले हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम किसी को वो जो शेयर्स हमने खरीदे हैं वो ट्रांसफर कर दें लिस्ट होने से पहले। और लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, हमारे पास जो बायर्स होते हैं, नंबर ऑफ बायर्स वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। दोनों के बीच में ही होता है, ट्रेडिंग तो दोनों में होती है। तो जो ऑफिशियल ट्रेडिंग होती है वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो ये जो स्टेटमेंट है कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ स्टॉक की ट्रेडिंग होगी और सेकेंडरी मार्केट में लोन्स नोट की ट्रेडिंग होगी, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, द प्राइमरी कैपिटल मार्केट रिलेट टू द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, व्हाइल द secondary capital markets are where the securities are traded after the initial offering. Okay. Question number 33. Changes in the monetary policy will influence which of the following factors? We have to identify the factors. अगर हम चेंज करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को, तो हमारे कौन से फैक्टर्स चेंज होंगे? लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसीज को चेंज करें, मॉनेटरी पॉलिसी से चेंज करने से क्या होता है कि जो मनी का फ्लो होता है वो चेंज होता है। ये आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक होती है, एपेक्स बैंक, जो अपन ने डिस्कस किया था नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में, तो आरबीआई और सेंट्रल बैंक डिसाइड करती हैं कि मनी का फ्लो कितना रखना है, नए नोट्स इशू करने हैं नहीं करने, इंटरेस्ट रेट कट कितना रखना है, ये सारी चीजें डिसाइड करती है। अगर मनी का फ्लो, इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो हमारी एक्सचेंज रेट को फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। एक्सचेंज रेट जो भी डिफाइन होती है, डिटरमाइन होती है, वो बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स से होती है। तो उनमें से एक फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट। तो अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आएंगे, तो हमारे लेवल ऑफ एक्सचेंज रेट में भी चेंज आएगा। कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, मनी के फ्लो में चेंज आया, तो हमारे जो फाइनेंस जो पहले कुछ और आराम से मिला करते थे, वो हमें अब मुश्किल से मिलेंगे। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट पहले थी 6% और अब इंटरेस्ट रेट हो गई 12%, तो जो इन्वेस्टर्स थे, जो चाह रहे थे कि हमने बिजनेस को एक्सपैंड करें, वो उनको जो पहले लोन मिल रहा था वो 6% पे मिल रहा था, और अब वो लोन मिल रहा है 18% पे। तो दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो चेंज आया, उससे इन्वेस्टर्स सोचेंगे ना कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, वेदर दे कैन पे दे कैन अफोर्ड एंड दे कैन पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक और नॉट। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तो इससे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस भी चेंज होगा। तो लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड, लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड कैसे चेंज होगा कि अगर है ना इंटरेस्ट कम होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट का रेट 2% चल रहा है, तो अगर जो सेटिस्फैक्शन नीड्स होगी कंज्यूमर्स की, सेटिस्फैक्शन नीड्स जो कि बेसिक नीड्स से हटकर जो नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो नीड्स होती हैं वो सेटिस्फैक्शन नीड्स होती हैं। तो जो सेटिस्फैक्शन नीड्स होगी कंज्यूमर्स की,
वो हम आराम से फुलफिल कर पाएंगे अगर इंटरेस्ट रेट कम होगी। अगर हमें कार चाहिए तो हम कार खरीद लेंगे आराम से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, हम बेयर कर सकते हैं। अगर हमें टू व्हीलर चाहिए तो हम टू व्हीलर आराम से खरीद सकते हैं, वो हम बेयर कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। तो लेवल ऑफ कंज्यूमर डिमांड भी अफेक्ट होगी। द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के ऊपर ही तो पूरा खेल चलता है, तो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन भी अफेक्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी की चेंज से। तो इसका आंसर क्या है? द ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आई होप आपको है ना रीजन समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर usually seen as a form of market failure where market regulation may be solution? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि मार्केट फेलियर को है ना बताती है, कि डिपिक्ट करिए कि वो मार्केट फेलियर है, और जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम लाएंगे तो वो एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन ये था। सो फर्स्ट इज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनपरफेक्ट कंपटीशन वहां पर होता है जहां पर है ना जो एक मिनट, इनपरफेक्ट कंपटीशन वो होगा जहां पे लेवल ऑफ कंपटीशन फेयर नहीं है, जहां पे लेवल ऑफ कंपटीशन फेयर नहीं है। तो अगर लेवल ऑफ कंपटीशन फेयर नहीं हुआ तो जो भी है ना, जो लोग होंगे वो मैल प्रैक्टिसेस करके अपने गुड्स को सेल आउट करने के लिए कोशिश करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे। तो ये एक, इससे क्या होगा, मार्केट फेलियर होगा, क्योंकि इनोवेशन नहीं होगा, नए नए जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यस, इनपरफेक्ट कंपटीशन इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट फेलियर। एंड अगर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए गवर्नमेंट के, तो एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि एक परफेक्ट कंपटीशन इन्वायरमेंट होगा ना, तो एज एन इकोनॉमी पूरी हमारी इंडियन इकोनॉमी एज एन होल ग्रो करेगी। ठीक है, सेकेंड इज सोशल कॉस्ट और एक्सटर्नलिटीज। सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो कि हम सोसाइटी पे है ना खर्चा करते हैं, सोसाइटी पे खर्चा करते हैं ताकि सोसाइटी अपलिफ्ट हो। जैसे कि मान लीजिए कि एक कॉस्ट हो गई, जैसे हम है ना क्लीन गंगा कर रहे हैं, तो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में अगर हम पैसा देंगे तो ये हमारी सोशल कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट अगर ज्यादा होगी, एक हद से ज्यादा होगी, तो हमारा जो बिजनेस होगा ना, वो एज एन होल लो हो जाएगा, जो क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन लो हो जाएगी ना। तो सोशल कॉस्ट एक हद तक हो तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो तो मार्केट फेलियर हो जाता है। ठीक है, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे इसमें तो एक बेटर पिक्चर आ जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हुए हैं, अगर हम कंपनीज एक्ट में देखें, कंपनीज एक्ट 2013, तो कंपनीज एक्ट 2013 में सीएसआर रूल्स आ रखे हैं। सीएसआर रूल्स से क्या होगा, जो सीएसआर रूल्स में होता है कि कंपनीज को कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो इससे आप हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन। इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन हमारे मार्केट को किस हिसाब से अफेक्ट करती है? अगर है ना इंफॉर्मेशन सही होगी तो हम डिसीजन सही ले पाएंगे। अगर इंफॉर्मेशन गलत सप्लाई होगी मार्केट में तो हम डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे है ना, मान लीजिए कि हमें पता चला कि गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है उस इंडस्ट्रीज को जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंट जो एक्चुअल में प्रोवाइड कर रही थी वो करवा रही थी उन इंडस्ट्रीज को जो कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम था। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या फैली कि टर्नओवर जिनका 1 करोड़ से ज्यादा है उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करिए। तो इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन से क्या हुआ, जो कि जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे वो असिस्टेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाए, है ना। तो इनपरफेक्ट से क्या होगा, मार्केट फेलियर होगा। और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे आएंगे कि आपके जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली फ्लो है, तो उसको चेकआउट करें। तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी एज अ होल ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1, 2 एंड 3, दैट इज डी। डी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, there are two main types of financial market, capital market and money market. कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर हम पैसा रेज करते हैं और ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा रेज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है, वो कैपिटल मार्केट होता है।
कैप और पैसा जो भी रेस होता है उसका टेन्योर होगा ना वो 1 साल से ज्यादा होगा, ठीक है। वेराज द मनी मार्केट क्या होता है, जब अपन पैसा रेस करते हैं मार्केट से, लेकिन उसका टेन्योर होगा वो कम होगा, 1 साल के अंदर ही होगा, दैट इज नोन एज मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो अपन पैसा रेस करते हैं वो बैंक से रेस होता है, जनरली बैंक से रेस होता है, ठीक है। वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। There are two types of financial market, capital market and money market. And within each of these market are primary market and secondary market. तो एक पूरा फ्लो चल रहा है कि मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, और ऐसे ही मनी मार्केट के अंदर 2 मार्केट हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो ये फर्दर बाइफर्केशन है। Which three of the following statement are true? हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से 3 स्टेटमेंट ट्रू है। Primary market allow realization of investment before their maturity date by selling them to the other investor. याद कीजिए अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में डिफरेंस डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि प्राइमरी मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है, अगर हम चाहें तो हम अपने इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हैं, है ना। तो ये वही लाइन है, प्राइमरी मार्केट अलाउ द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर देयर मैच्योरिटी डेट, irrespective of the maturity date we are allowed to sell the shares, the investment which we are holding to the other investor, ठीक है। So this statement is true. Primary market deals in the new issues of loanable funds. Yes, primary market deals with the new securities, ठीक है, and loanable funds is a kind of a security. Capital market consists of the stock market for share and loan bond market. Capital market long term फाइनेंस को रेज करने के लिए एक मार्केट होता है, और लॉन्ग टाइम फाइनेंस में एक आता है शेयर्स और लोन बॉन्ड्स भी आता है, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। मनी मार्केट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, नहीं, मनी मार्केट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म डेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तभी so D is false and the correct option is, the correct statements are 1A, B and C. Question number 36. Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statements are true or false, ठीक है। First statement, interest rate smoothing is a policy of central banks to move the official interest rate in a sequence of relatively small steps in the same direction rather than waiting until making a single larger step. Okay, so interest rate smoothing क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, नाम में ही मतलब छुपा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट स्मूथनिंग, ताकि हम, इसका मतलब है हम इंटरेस्ट रेट को स्मूदन कर रहे हैं, स्मूदन कर रहे हैं मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, उससे क्या हो रहा है, हमारी इंटरेस्ट रेट अफेक्ट हो रही है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यूएसए में क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक, जो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, उसने ना अपनी इंटरेस्ट रेट बैंक की बढ़ा दी। मान लीजिए पहले जो 6% चल रही थी उसका डायरेक्टली हाइक दे दिया 18%। यूएसए के सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने, यूएसए के सेंट्रल बैंक ने एक पॉलिसी निकाली और क्या किया कि जो उनकी जो इंटरेस्ट रेट चल रही थी मार्केट में वो 6% चल रही थी, लेकिन उसको हटा के उन्होंने 18% डिक्लेयर कर दी। तो उससे हमारी इकोनॉमी को, यूएसए की इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट हुआ। तो फिर जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने सोचा कि हमें इंटरेस्ट रेट कम करनी चाहिए, लेकिन एक साथ सारी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। तो उन्होंने पहले साल जो इंटरेस्ट रेट कम की वो 18% से पहले 12% की, फिर सेकेंड ईयर में उन्होंने 12% से क्या किया, 10% कर दिया, और फिर 10% से 8% कर दिया, ठीक है। तो जो डायरेक्टली हाइक दिया था इंटरेस्ट रेट को 6% से 18% तक, उसको अपन ने अब कम कर दिया, 18 से 12 किया, 12 से 10 किया, 10 से 8 किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट स्मूथनिंग का मतलब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट, जो यूएसए की गवर्नमेंट ने, यूएसए के बैंक्स ने जो स्टेप्स लिया, क्या स्टेप्स लिया कि 18% से अपन ने डायरेक्ट 12% किया, फिर 10% किया और 8% किया। तो एक ही डायरेक्शन में इंटरेस्ट रेट क्या हो रही है, कम हो रही है, एक ही डायरेक्शन में इंटरेस्ट रेट कम हो रही है, एक ही डायरेक्शन में इंटरेस्ट रेट स्मूदन हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट स्मूथनिंग का क्या हुआ, जब इंटरेस्ट रेट एक ही डायरेक्शन में या तो वो नीचे जाए या तो वो ऊपर जाए।
और ये सब कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक कर रही है, ठीक है, ताकि इकोनॉमी में एज अ होल चेंज आ पाए, ना कि एक वो पूरा कट कर रही है। चाहती तो सेंट्रल बैंक चाहती तो वो डायरेक्ट 18% से सीधा 8% पे ले आती, पर नहीं, सेंट्रल बैंक धीरे धीरे ला रही है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग का। वापस एक लाइन पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Interest rate smoothing is a policy of central banks to move official interest rate in a sequence of relatively small steps in a same direction. In a same direction. I repeat, in a same direction, rather than waiting until making a single large step. ठीक है, आपको मतलब समझ में आ गया, और ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट स्मूथिंग का यही मतलब होता है। If government wish to influence the amount of money held in the economy or the demand for credit, they may attempt to influence the level of interest rate. गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई को डायरेक्ट कर सकती है और बोल सकती है कि इंटरेस्ट रेट की में चेंज आ जाए, मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज ले आए, और मॉनेटरी पॉलिसीज चेंज लाके वो चाहे तो मनी का फ्लो इकोनॉमी में चेंज ला सकती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Moving on to question number 37. Which of the following statement is correct? We have to tell which of the following statement is correct. Direct tax are levied on one set of individual or the organization, but may be partly or wholly passed on to others and are largely related to the consumption or income. नहीं, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स जो कि इनकम पे लगता है और उस इंडिविजुअल पे लगता है जिसने वो इनकम अर्न की है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स की ये डेफिनेशन गलत है। इनडायरेक्ट टैक्स आर लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम ऑफ रिसीवर्स वेदर दे आर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ये डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट में दे रखी थी वो इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन थी। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। A balanced budget occurs when the total expenditure is matched with the total taxation. Yes, this statement is true. मैंने याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के बजट होते हैं, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट क्या होता है? जब हमारी इनकम टैक्सेशन के थ्रू इक्विवेलेंट है हमारी एक्सपेंडिचर के, वो होता है बैलेंस बजट। सरप्लस बजट वो होता है जब हमारी इनकम ज्यादा हो हमारे एक्सपेंडिचर से, और डेफिसिट बजट वो होता है जब हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो हमारे इनकम से, ठीक है। तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। Reading on the statement D, a deficit budget occurs when the total expenditure is less than the total taxation income. No, it's a surplus budget definition. So the the correct statement is C. Question number 38. Indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statement are true or false. हमें ये बताना है कि statement true है या false है। First statement है demand pull inflation might occur when excess aggregate monetary demand in the economy and hence demand for the particular goods and services enables the company to raise the prices and expand the profit margin. Demand pulled inflation क्या होता है? एक सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की जिसमें क्या होगा, हमारी डिमांड की राइज की वजह से हमारी प्राइस हाइक हो जाती है, डिमांड की राइज की वजह से हमारी प्राइस हाइक हो जाती है, और उससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो एक ही सिचुएशन होती है डिमांड पुल्ड इन्फ्लेशन की। सो द स्टेटमेंट सेज the demand pull inflation might occur when the excess aggregate monetary demand in the economy. Yes, aggregate monetary demand ज़्यादा है economy में, and hence demand for a particular goods and services enables the company to raise the prices and expand the profit margin. Yes, this is the situation. So the statement is true. Cost pull inflation will occur when there are increases in the production cost independent of the state of demand. Example, rising raw material cost और rising labor cost. Cost per inflation तब होता है जब हमारी जो cost लगती है फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में उसमें हाइक आ जाता है, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन होती है। तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Cost per inflation will occur when there is an increase in the production cost. डिमांड जो होती है उस समय वो नॉर्मल रहती है, डिमांड का स्टेट चेंज नहीं होता, लेकिन जो प्राइस हाइक हो जाती है, जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस होती है वो हाइक हो जाती है, या जिन चीज़ों से हम फाइनल गुड्स को बनाते हैं, जैसे लेबर्स की मदद होती है, रॉ मटेरियल की होती है, मशीनरी की प्राइस हाइक हो जाती है, तो वो होता है कॉस्ट पुट इन्फ्लेशन। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू। Question number 39.
Which three of the following statement are true in relation to the certificate of deposit? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कि बैंक्स इशू करती हैं. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक प्रोमिसरी नोट होता है जो कि बैंक्स इशू करती है एक सर्टिफाइड टेन्योर पे. ठीक है, अब अपन ऑप्शंस पढ़ना चालू करते हैं. दे आर एविडेंस ऑफ द डिपॉजिट विद एन इशूइंग बैंक. यस, इट्स द स्टेटमेंट इज ट्रू. Option number B, they are non-negotiable and therefore unattractive to the depositor as they do not ensure instant liquidity. जो कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं वो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं. जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं ना वो नेगोशिएबल होते हैं. जो कि प्रोमिसरी नोट्स होते हैं वो नेगोशिएबल होते हैं. तो द स्टेटमेंट स्टेटिंग कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नॉन नेगोशिएबल होते हैं, इट्स फॉल्स. और इंस्टेंट लिक्विडिटी, दे डू नॉट इंश्योर इंस्टेंट लिक्विडिटी. जो प्रोमिसरी नोट्स होते हैं ना वो ट्रांसफरेबल होते हैं आराम से. ठीक है, तो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए ना तो आप आराम से उसको ट्रांसफर करके आप पैसा ले सकते हो उसको सेल आउट करके. तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स. दे प्रोवाइड द बैंक्स विद अ डिपॉजिट ऑफ फिक्स पीरियड एंड अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. यस, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और टेन्योर फिक्स होता है उसका. ठीक है, दे आर कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज. सिंस दे बेयर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सो दे आर कूपन बेयरिंग सिक्योरिटीज. दे आर नॉन ट्रेडेबल. इट्स फॉल्स. अगर हम चाहें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को ट्रेड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट जो कि ट्रू हैं वो ये हैं. क्वेश्चन नंबर 40. Which of the following is the least likely to be the reason for seeking a stock market listing? स्टॉक मार्केट में अगर हम लिस्ट करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो हमें ये बताना है कि कौन सा लीस्ट लाइकली रीजन होगा जहां पे हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट आउट नहीं करेंगे. इनहेंसमेंट ऑफ कंपनी इमेज. स्टॉक मार्केट में अगर हम जब लिस्ट करते हैं तो हमारी कंपनी की इमेज बढ़ती है. एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्टेड जब कंपनीज होती हैं तो रिकॉग्निशन मिलता है स्टॉक मार्केट से. तो हाँ, अगर हम लिस्ट करेंगे अपने आप को, हमारी कंपनी को, तो हमारी कंपनी का इमेज बढ़ेगा. तो ये एक लाइकली रीजन है. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू द अदर यूजर. स्टॉक मार्केट की लिस्टिंग में क्या होता है? हम जो हमारे जो कंपनी का कैपिटल होता है जो कि पहले की सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास था या कुछ लोगों के पास था, अब वो बहुत लोगों के पास जाने वाला है. तो इट लीड्स टू द डाइल्यूशन ऑफ the shares, dilution of the capital, dilution of the कंपनी का जो डिसीजन क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ ओनर्स लेते हैं. अगर शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो अगर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे तो बहुत सारे लोगों का पार्ट होगा उस डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, तो अगर हम लिस्टिंग करवाते हैं तो वो इट लीड्स टू द डाइल्यूशन. ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जब बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ओपिनियंस होंगी. तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू द अदर यूजर्स. यस, अगर हम लिस्टिंग करवाते हैं तो हमारे जो कैपिटल जो सिर्फ बहुत कम लोगों के पास था, अभी जो कैपिटल बहुत कम लोगों ने लगा रखा था वो बहुत सारे लोग लगा देंगे अगर इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, जो लिस्टिंग करवाते हैं उसका सबसे पहला यही रीजन होता है कि हम शेयर मार्केट में क्या करें? पैसा रेज करें. ठीक है, तो पैसा रेज करने के बदले में हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंपनी की ओनरशिप उनको देनी पड़ती है. जितना भी उन्होंने पैसा लगाया उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट में हम उनको ओनरशिप देते हैं, वो ओनर्स होते हैं. ठीक है, इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग ओनर्स कंट्रोल ओवर बिजनेस. इम्प्रूविंग नहीं, शेयर मार्केट में अपन जब भी पैसा लगाते हैं ना हमारे पीछे का मोटो ये होता है ताकि हम उनसे फाइनेंस रेज कर पाए. बेसिक मोटो यही होता है, कंपनी की इमेज बढ़ पाए. Improving existing owners control over the business is the least likely reason. ठीक है, access to the wider pool of finance, it's the most likely reason. जब मैंने अभी बोला कि बेसिक मोटो वही होता है शेयर मार्केट में लगाने का ताकि अपन फाइनेंस रेज कर पाए. तो least likely reason is improving existing owners control over the business. Question number 41. Which three of the following are the advantages of having a centralized treasury department in a large international group of companies? Centralized treasury department वो डिपार्टमेंट होता है जहां पर हम क्या करते हैं, जो कंपनीज के जितने भी फंड्स होते हैं, एक्सेस फंड्स होते हैं, कंपनीज के जितने भी एसेट्स होते हैं वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैंडल आउट करता है.
ट्रेजरी डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर जो कि कंपनीज के जितने भी असेट्स होते हैं, एक्सेस कैपिटल होता है, एक्सेस फंड्स होता है, कंपनी का जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हैंडल करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा तीन स्टेटमेंट एडवांटेजेस हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट के। नो नीड फॉर द ट्रेजरी स्किल्स टू बी डुप्लीकेटेड थ्रू आउट द ग्रुप। अगर एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा तो अगर मान लीजिए कि अगर एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा तो हर एक इंटरनेशनल ग्रुप में क्या होता है कि हर एक कंट्री में उनकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एक से ज्यादा कंट्रीज में उनकी ब्रांचेस होंगी, तो हर ब्रांच के पास एक अलग खुद का ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा। अगर एक सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट नहीं हुआ उनके पास तो हर एक ब्रांचेस के पास खुद का डिपार्टमेंट हुआ, तो उस डिपार्टमेंट में वही ट्रेजरी स्किल्स चाहिए होगी जो कि हेड ऑफिस में चल रही होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा हमारे पास तो जो कि ट्रेजरी स्किल्स जो कि डुप्लीकेट हो रही है, जो ब्रांच को भी फॉलो करनी पड़ रही है, जो कि हेड ऑफिस जा रहा है, तो वो डुप्लीकेशन नहीं होगा अगर सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट हुआ तो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वापस से बोलती हूँ कि अगर सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगा तो जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट हमारे ब्रांच को अपनाना चाहिए था, जो कि सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट होने की वजह से ब्रांच मेंटेन नहीं कर रही है, उस ट्रेजरी स्किल्स को मेंटेन नहीं कर रही है, वो ट्रेजरी स्किल्स की डुप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी, necessary borrowings can be arranged in bulk at a keener interest rate than a smaller amount। जैसे मान लीजिए कि हमारे ग्रुप को फंड्स की जरूरत पड़ी ताकि हमें एक्सपैंड कर पाए। ठीक है, अगर एक्सपैंड करना हो हमें, जैसे मान लीजिए हमें इंडिया में एक्सपैंड करना और जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है, तो अगर इंडिया में ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता तो हमें इंडिया की रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चलना पड़ता। अब सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट है तो सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या बेनिफिट होगा कि वो चाहे तो फंड्स रेज कर सकता है यूएसए से, वो चाहे तो फंड्स रेज कर सकता है इंडिया से, जहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको प्रेफरेबल लगेगी वो वहां से फंड्स रेज करेगा। दैट्स अ बेनिफिट ऑफ अ सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट, कि उससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो उसको जहां से सही लगेगी, सूटेबल लगेगी, वो वहां से फंड्स रेज करेगा। मान लीजिए कि इंडिया के अलावा फंड्स की जरूरत जर्मनी वाले ब्रांच को भी है, तो जर्मनी वाले ब्रांच को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बल्क में वो पैसा उठा पाएगा मार्केट से। बल्क में अगर वो पैसा उठा पाएगा तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगोशिएट भी कर पाएगा। ठीक है, तो वो एक दिस इज एन एडवांटेज ऑफ सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर सी, the group's foreign currency risk can be managed much more effectively since they can appreciate the total exposure situation. The group foreign currency risk can be managed much more efficiently since they can appreciate the total exposure situation. अब क्या होगा, फॉरेन करेंसी रिस्क होगा वो आराम से मैनेज कर पाएगा क्योंकि सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। तो जो फॉरेन करेंसी रिस्क होगा, फॉरेन करेंसी रिस्क कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि एक इंडिया के ब्रांच ने मान लीजिए यूके के साथ कुछ एक प्रोजेक्ट लिया, तो उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही थी वो पहले कुछ और चल रही थी। हम इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इंडिया के ब्रांच ने यूके के साथ डील किया, यूके के साथ एक प्रोजेक्ट डील किया, यूके में हमारी ब्रांच लोकेटेड नहीं है। ठीक है, तो जब रेट चल रही थी तब वो हमारी रेट चल रही थी 1 रुपी इज इक्वल्स टू वहाँ का जो भी रुपी का अमाउंट होगा, जो कि नोटेशंस होगा वो चल रहा होगा 10। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, अब मान लीजिए यूएसए और यूके के बीच में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही थी, जो एक्सचेंज रेट चल रही थी, वो मान लीजिए $1 इज इक्वल्स टू जो भी वहाँ का सिंबल होगा वो उस हिसाब से चल रहा होगा, और वो चल रही थी $1 इज इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी रिस्क होगा, यहाँ पे 10 मिल रहा है हमें उसके बदले और वहाँ पे हमें 5 मिल रहा है, तो जो सेंट्रलाइज ट्रेजरी डिपार्टमेंट होगी वो अपने हिसाब से
वो डिसीजन लेगी जो उसको लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो द ग्रुप फॉरेन करेंसी रिस्क कैन बी मैनेज much more effectively since they appreciate the total exposure situation, ठीक है। Option number D, local operating units should have a better feel for local conditions than the head office and can respond more quickly to the local department. अगर centralized ट्रेजरी डिपार्टमेंट नहीं हुआ और अलग अलग ट्रेजरी डिपार्टमेंट हुए हर ब्रांचेस के पास, तो भी ब्रांचेस की ऑपरेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है उसका होता है एक्सेस कैपिटल और एक्सेस कैश में डील आउट करना, ऑपरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट इज फॉल्स। डिविजनल मैनेजर्स विल बी मोटिवेटेड बाय हैविंग लेस रिस्पांसिबिलिटी फॉर कैश मैनेजमेंट। नो नो नो, डिविजन मैनेजर का वर्क होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं ताकि उनके डिवीजन ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है डी और ई, दे आर फॉल्स। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, बी एंड सी। सी वालों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको शायद नहीं समझ में आया। रीडिंग आउट वन मोर टाइम, द ग्रुप फॉरेन करेंसी रिस्क कैन बी मैनेज्ड much more effectively since they can appreciate the total exposure situation. जो टोटल एक्सपोजर सिचुएशन होगी ना वो आराम से मैनेज हो पाएगी। फॉरेन करेंसी का रिस्क होगा ना वो आराम से मैनेज हो पाएगा क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है। सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट है तो क्या होगा, अगर एक एक डिपार्टमेंट में फॉरेन करेंसी का लॉस आ गया और एक डिपार्टमेंट में फॉरेन करेंसी का कुछ प्रॉफिट एक हद से ज्यादा आ गया, तो वो भी एक, अगर सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट होगा तो वो एक मर्ज हो जाएगा और ओवरऑल कंपनी एज अ होल ग्रो ही करेगी और जो ब्रांच होगा ना जिसको लॉस हुआ था वो इतना रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा अगर सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट नहीं होता तो, ठीक है। तो इससे आपको मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, indicate by clicking in the relevant boxes whether the following statement are true or false। हमें ये बताना है कि following statement true है या false है। A prospective merger would need to result in a company having a market share greater than 80% before it can described as a monopoly। Okay, merger क्या होता है? merger होता है जब दो कंपनीज आपस में merge कर रही हो। तो merger में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनके पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो नई कंपनी का शेयर खरीद लें, जो मर्ज करने के बाद जो नई कंपनी बनेगी, जैसे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड मर्ज होके ए बी लिमिटेड बन रही है, तो शेयर होल्डर्स के पास क्या ऑप्शन होंगे, ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन होंगे, वो दोनों मर्ज करके ए बी शेयर होल्डर्स, ए शेयर होल्डर, वो ए के शेयर होल्डर्स चाहे तो ए बी लिमिटेड के शेयर्स खरीद सकते हैं या वो उन शेयर्स के बदले में पैसा ले सकते हैं और वॉकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मर्जर। अब हम इस सिचुएशन को वापस से पढ़ते हैं। A prospective merger would need to result in a company's having a market share greater than the 80% before it can describe the monopoly। This statement is false क्योंकि मर्जर के लिए 80% क्राइटेरिया मोनोपोली का क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता है, ठीक है। A government may intervene to weaken its country's exchange rate in order to eliminate the balance of payment deficit। गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवीन कर सकती हैं, हाँ गवर्नमेंट चाहे तो इंटरवीन कर सकती है, वो आ सकती हैं बीच में ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को इम्प्रूव कर पाए, डेफिसिट को मीट आउट कर पाए। तो गवर्नमेंट चाहे तो कंट्री अपने करेंसी को वीक कर सकती है, हाँ गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। A relatively high rate of domestic inflation will lead to strengthening currency। नहीं, अगर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एक हद से ज्यादा हो गया ना तो हमारी जो करेंसी होगी ना वो स्ट्रेंथन नहीं होके वीकन हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो प्राइस हमारी अभी, जो गुड्स हमें अभी 20 रुपीज का मिल रहा था, वो गुड्स हमें फ्यूचर में जाके इन्फ्लेशन की वजह से 50 रुपीज का मिला, तो जो करेंसी होगी वो वीकन ही होगी ना। 20 रुपए के बदले में हम 50 रुपए दे रहे हैं उस गुड्स के लिए, तो करेंसी वीक होगी ना कि स्ट्रेंथन होगी। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। Government fiscal policy involves the management of the interest rate? No, the government fiscal policy involves
कि हम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन से रिलेटेड जितनी भी डीलिंग्स होती है ना, वो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसीज में होती है, ताकि हम नेशनल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर पाए. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द फिस्कल पॉलिसी. So this statement is false. And here we comes to the end of our this video. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं. Please do like, share, subscribe our channel Foundation Learning. Okay, thank you so much.